हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हमारा चैप्टर शुरू है स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और उस चैप्टर में हमने अब तक कंप्लीट किया है एनिमल हस्बेंड्री और नेक्स्ट हमने जो स्टार्ट किया था वो था प्लांट ब्रीडिंग। और प्लांट ब्रीडिंग में हमने प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स देखे थे, कौन कौन से स्टेप्स हमें प्लांट ब्रीडिंग करना पड़ेगा। देन हमने प्लांट ब्रीडिंग अलग अलग पर्पज़ के लिए किया था, मतलब हाई यील्डिंग के लिए था। उसके बाद में डिसीज रेजिस्टेंस के लिए भी किया था। डिसीज रेजिस्टेंस ऐसे केस में हमने बैक्टीरिया के अगेंस्ट में प्लांट ब्रीडिंग किया था, फंगस के अगेंस्ट में किया था, इंसेक्ट एंड पेस्ट के अगेंस्ट में किया था। तो दो टॉपिक जो है पढ़ के रखिए, एक था बैक्टीरिया एंड फंगस के लिए स्पेशली डिसीज रेजिस्टेंस और दूसरा था इंसेक्ट एंड पेस्ट के लिए डिसीज रेजिस्टेंस। तो हमने इन सब के लिए किया था प्लांट ब्रीडिंग। अभी जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो प्लांट ब्रीडिंग ही होगा, लेकिन वो प्लांट ब्रीडिंग अलग पर्पज़ के लिए होगा। इन सब से अलग पर्पज़ है, वो है फूड क्वालिटी। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट द प्लांट ब्रीडिंग फॉर फूड क्वालिटी। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव द फूड क्वालिटी। ओके, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है कि हमें फूड क्वालिटी क्यों इम्प्रूव करना है, क्या वजह है कि मतलब कौन सा ऐसा रीज़न है जिनकी वजह से हमें फूड क्वालिटी इम्प्रूव करना पड़ रहा है। समझते हैं। इन्होंने फर्स्टली ये कहा है 840 मिलियन पीपल्स, लगभग पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में मोर देन 840 मिलियन पीपल, इनको सफिशिएंटली खाना नहीं मिल रहा, इनको एडिक्वेटली खाना नहीं मिल रहा और खाने के साथ इनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ओके, तो इस फिगर को आप याद रखिए, मोर देन 840 मिलियन पीपल पूरे दुनिया के, उनको सफिशिएंटली फूड नहीं मिल रहा है। गॉट इट। दूसरी बात ये है कि नियर अबाउट 3 बिलियंस पीपल, 3 बिलियंस पीपल, इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मतलब हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी। लगभग आज दुनिया में 3 बिलियंस पीपल ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। इनको हम कहते हैं हिडन हंगर। रिमेंबर दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, हिडन हंगर। मतलब ऐसे लोग जिनको प्रॉपरली भोजन नहीं मिल रहा, ऐसे लोग जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है। गॉट इट। तो इसे हम कहते हैं हिडन हंगर। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। न्यूट्रिशन उन चीज़ों में रहता है जो थोड़ी हमारे लिए महंगी होती है, मतलब मैं ज़्यादा न्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स हुआ, फ्रूट्स हुए, और ऐसी चीज़ें जो है ये कॉमन जो आदमी हैं वो परचेस नहीं कर सकता मैक्सिमम, मतलब रोज़ के खाने में वो इतना एफोर्ड नहीं कर सकता। जो एकदम सिंपल सा आदमी है, एकदम पुअर आदमी है, इकोनॉमिकली वो पुअर है, ओके, ऐसे आदमी इनको परचेस नहीं कर सकते। उसमें मीट भी है, कुछ वेजिटेबल्स जिनमें अमाउंट ज़्यादा रहता है विटामिन्स का, फ्रूट्स है, तो ये परचेस ना करने की वजह से उनमें एक कमी आ जाती है और जिसको हम बाद में कह सकते हैं एज अ माल न्यूट्रिशन। ओके, देन ये कहते हैं डाइट के बारे में, जो हम डाइट लेते हैं उनमें क्या लैकनेस है। उन्होंने कुछ वहाँ पे कंटेंट दिए हैं, कुछ न्यूट्रिएंट दिए हैं, जैसे विटामिन ए दिया है उन्होंने, आयरन्स दिया है, आयोडीन दिया है, जिंक। विटामिन ए, आयरन, आयोडीन एंड जिंक। अगर ये हमें रोज़ के खाने में ना मिले या कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमें रोज़ के खाने में ना मिले तो वहाँ पे होगी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स के बाद जो हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो लाइफ स्पैन वो लगभग कम हो जाता है। मतलब जितना हमें ज़िंदा रहना है उससे थोड़ा कम हम ज़िंदा रहते हैं। वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से, जो हम प्रॉपर फूड नहीं कंज्यूम करते उनकी वजह से। ओके,
और जो हमारा जैसे कि यहाँ पे मोस्टली दिया है उन्होंने, आयंस की कमी है, आयोडीन की कमी है, जिंक की कमी है, उसका असर हमारे ब्रेन के ऊपर होता है। सो वहाँ पे हमारा जो मेंटल एबिलिटी है वो भी कमज़ोर हो सकता है अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो। ओके, तो ये है फूड क्वालिटी के बारे में, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ये ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसलिए हमें सॉल्यूशन निकालना है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के ज़रिए हमें ऐसा अनाज क्रिएट करना है जिस अनाज के अंदर ही सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स हो और वो लोगों तक पहुंच सके। जो हम रोज़ की रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उस रोटी चावल से ही हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ताकि हमें रोज़ाना फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खरीदने की ज़रूरत ना हो। गॉट इट? तो अभी हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि प्लांट ब्रीडिंग किस तरह इसे फुलफ़िल करेगा, मतलब ये कि इसका सॉल्यूशन क्या है फूड क्वालिटी का। सो स्टूडेंट, हमारे पास सॉल्यूशन क्या है इस फूड क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। सॉल्यूशन जो दिया है उन्होंने वो दिया है बायोफोर्टिफिकेशंस। बायोफोर्टिफिकेशन ये वर्ड एनसीईआरटी के अंदर है, ये स्टेट बोर्ड की किताब में भी है। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब ये है बायोफोर्टिफाइड फूड्स, मतलब ऐसे फूड जिनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा है। ओके, इसमें हमें करना क्या है? हमें ऐसा गेहूँ क्रिएट करना है, ऐसा गेहूँ बनाना है जिस गेहूँ के अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो, तो उस गेहूँ को हम कहते हैं बायोफोर्टिफाइड फूड्स। हमें ऐसा चावल क्रिएट करना है, उस चावल के अंदर विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा हो या किसी भी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा हो। तो जो भी हम अनाज बनाएंगे जिसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा, उस अनाज को हम कहेंगे बायोफोर्टिफाइड फूड्स। चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, और कोई सीरियल्स हो या और कोई क्रॉप हो। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो जिस टेक्निक से हम ये बनाते हैं उसे हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशंस, और जिस फूड को हमने ये बनाया, जिस क्रॉप को हमने ये बनाया, उस क्रॉप को हम कहते हैं बायोफोर्टिफाइड फूड्स या बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स। और ये होगा कैसे? ये होगा प्लांट ब्रीडिंग से। मतलब अब समझिए कि हमें ऐसे प्लांट सर्च करने हैं जिन प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट पहले से ही ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल समझिए, अब ये गेहूँ है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है ये जो गेहूँ है इसकी क्वालिटी अच्छी है और इसका प्रोटीन कंटेंट भी बड़ा अच्छा है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं ये गेहूँ है, इसका अंदर का जो विटामिन्स कंटेंट है काफ़ी अच्छा है। फिर आपको करना क्या पड़ेगा? वही आपको प्लांट ब्रीडिंग करना पड़ेगा। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब वही हाइब्रिडाइजेशन करो, उसके बाद में सिलेक्शन करो। तो हमने क्या किया, ये जो गेहूँ है जिसका न्यूट्रिएंट कंटेंट काफ़ी अच्छा है, इस गेहूँ को हमने क्रॉस करवाया है एक कॉमन गेहूँ के साथ। ये कॉमन गेहूँ है जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ना इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स है। तो इन दोनों क्रॉस करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिला, ऑब्वियसली वो रिज़ल्ट हमारा होगा F1, मतलब इन दोनों से बना हुआ हाइब्रिड। अब इस हाइब्रिड का जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो ऑब्वियसली अच्छा होगा, क्योंकि आपने इनके जो पेरेंट सिलेक्ट किए थे उसमें से एक पेरेंट था जिनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो इनका न्यूट्रिएंट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, इनका कम था, लेकिन आपने दोनों गेहूँ को क्रॉस किया तो ऑब्वियसली उनके जो बच्चे हैं दैट्स F1, इट्स अ हाइब्रिड, इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट काफ़ी अच्छा रहेगा। ये उसके एक पीछे टेक्निक होगी, दैट्स अ प्लांट ब्रीडिंग। समझ में आया? दूसरी बात ये कि प्लांट ब्रीडिंग जो हम करेंगे वो उसका पर्पज़ क्या होगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? उसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि हमें ऐसे प्लांट क्रिएट करने हैं प्लांट ब्रीडिंग से जिनका प्रोटीन कंटेंट अच्छा हो और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, जिनका विटामिन्स, जिनका ऑयल का कंटेंट अच्छा हो। जैसे हमें ऐसे सीड बनाने हैं जिस सीड का ऑयल कंटेंट काफ़ी अच्छा हो, मैक्सिमम उसमें ऑयल बन सके, उसका क्वालिटी भी अच्छा हो। देन ऐसे क्रॉप हमें क्रिएट करने हैं जिनका विटामिन कंटेंट अच्छा हो और साथ में क्वालिटी भी। और रहा सवाल लास्ट का, तो उनका मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट। ओके, माइक्रो मतलब जो बहुत कम अमाउंट में रहते हैं, चाहे वो विटामिन्स की बात कर रहे हैं, चाहे मिनरल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि जिंक है, आयरन है, वॉटेवर,
मैंगनीज़ है, वॉटेवर जो आयंस रहते हैं, ओके, इनकी मात्रा भी अच्छे से हो। तो यहाँ तक ये है उनके ऑब्जेक्टिव्स। अल्टीमेटली हमें एक बात समझ में आ गई कि हमें सर ऐसे प्लांट क्रिएट करने हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, दैट्स अ बायोफोर्टिफिकेशन। ओके, तो ये रहा फॉर्मेट बायोफोर्टिफिकेशन के ऊपर। आप इस नाम को अच्छे से याद रखोगे कि एग्ज़ाम में इस बायोफोर्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट कंटेंट की बात करते हैं। हम इनके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे हैं, पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया है हाइब्रिड मेज, दूसरा एग्जाम्पल दिया है एटलास 66 व्हीट, और तीसरा एग्जाम्पल दिया है राइस। ओके, देखते वन बाय वन एग्जाम्पल क्या कहते हैं। पहला एग्जाम्पल है हाइब्रिड मेज। जो ना हाइब्रिड मेज़ कैसे बनाया होगा, दो अलग अलग मेज़ लिए होंगे, दो अलग अलग वेराइटी के मेज़ लिए होंगे, उनको क्रॉस किया होगा, तब जाके वहाँ बना हाइब्रिड मेज़। क्या खासियत है, IMP है, याद रखना। इस हाइब्रिड मेज़ में दो प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं, एक है लाइसिन, दूसरा ट्रिप्टोफन। लाइसिन ट्रिप्टोफन, याद रखना इन दोनों को। इन दोनों का जो इनकी अमाउंट है वो दुगना है। मतलब नॉर्मल मेज से, अगर मैं कॉमन मेज की बात करूं, इनसे मतलब नॉर्मल मेज से अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों की, सॉरी इस हाइब्रिड मेज की, तो इनमें लाइसिन और ट्रिप्टोफन ज़्यादा है। वन सेकेंड, मैंने क्या कहा सुनिए। मैंने कहा जो नॉर्मल मेज है उनसे ज़्यादा, मतलब दुगना, इनके अंदर अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा है। बात समझ में आ गई। देन हम बात करते हैं एटलास 66 व्हीट। ये ऐसा गेहूँ है, एटलास 66 ऐसा गेहूँ है जिस गेहूँ के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस गेहूँ को हम यूज़ करते हैं एज अ पेरेंटल व्हीट। मतलब हम इस गेहूँ को एज अ रेफरेंस गेहूँ यूज़ कर सकते हैं, ताकि इस गेहूँ को हम दूसरे गेहूँ से क्रॉस करें। जैसे मैंने इसके पहले भी आपसे कहा था, समझिए। ये है एटलास का गेहूँ, इसका प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, उसको हमने क्रॉस किया एक नॉर्मल गेहूँ के साथ जिसका प्रोटीन कंटेंट अच्छा नहीं है। मैंने इन दोनों को क्रॉस किया, तो अल्टीमेटली इन दोनों से यहाँ पे कौन सा गेहूँ मिला, F1 गेहूँ मिला, हाइब्रिड गेहूँ मिला। इस हाइब्रिड गेहूँ की ऑब्वियसली प्रोटीन क्वांटिटी कैसी रहेगी या क्वालिटी कैसी रहेगी, ऑब्वियसली अच्छी रहेगी। बात समझ में आ गई आपको। तो मैंने एटलास 66 गेहूँ को क्रॉस करवाया बाकी नॉर्मल गेहूँ से, ताकि इन दोनों का क्रॉस करने के बाद हमें अच्छा एक गेहूँ मिल सके एज अ हाइब्रिड। इज़ दैट क्लियर। तीसरी हम बात करते हैं राइस का। हम ऐसा राइस बना सकते हैं जो राइस आयरन फोर्टिफाइड राइस हो, आयरन फोर्टिफाइड राइस हो। ओके, और उस राइस के अंदर जो आयरन की मात्रा होगी वो 5 गुना ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल राइस। मैं ये सेंटेंस जो है ये IMP है, सुनिए वंस अगेन। हम ऐसा राइस बना सकते हैं जिस राइस में आयरन की मात्रा 5 गुना ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल राइस। इसको हम कहते हैं आयरन फोर्टिफाइड राइस। बात समझ में आ गई। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखो। हाइब्रिड मेज जिसमें 2 अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा है, एटलास 66 जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, और आप इसे एज अ रेफरेंस गेहूँ यूज़ कर सकते हैं दूसरों को क्रॉस करने के लिए, दूसरे नॉर्मल गेहूँ के साथ क्रॉस करने के लिए। और ये है आयरन फोर्टिफाइड राइस। जानते हैं लास्ट पैराग्राफ के बारे में। इन्होंने कहा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ये जो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है ये। अपने जितने भी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है। और जितने भी एग्रीकल्चर के जो मेगा प्रोजेक्ट चलते हैं, मेगा रिसर्च चलते हैं, मतलब जो बड़े पैमाने में रिसर्च चलते हैं, वो इसके अंडर में चलते हैं। गॉट इट। तो एक्चुअली उनका कहना क्या है वो समझिए, क्योंकि यहाँ पे तो रिसर्च चलते हैं जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। इनका ये कहना है IARI न्यू दिल्ली हैज़ ऑल्सो रिलीज द सेवरल वेजिटेबल क्रॉप दैट आर रिच इन द विटामिन्स एंड मिनरल्स।
यहाँ कुछ रिसर्च चले, उनमें ऐसी सब्जियाँ बनाई गई, वहाँ पे ऐसे कुछ वेजिटेबल्स बनाए गए, उस वेजिटेबल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, स्पेशली विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे हम कहते हैं ना कि स्पिनच के अंदर काफ़ी मात्रा में विटामिन्स रहता है, मिनरल्स रहते हैं, सेम चीज़। तो इन्होंने ये कहा, पहले उन्होंने विटामिन्स का एग्जांपल लिया और विटामिन्स ए का एग्जांपल लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसके जो सबसे लास्ट वाले जो कंटेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। विटामिन्स ए एनरीच द कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन। मतलब उन्होंने ये कहा कि विटामिन ए जो है वो कौन कौन से वेजिटेबल में मैक्सिमम मिलेगा, कैरेट में, स्पिनच में, पम्पकिन में। देन ये कहते हैं विटामिन सी मिलेगा हमें बिटर गार्ड में, बथुआ में, मस्टर्ड में, टोमेटो में। इसमें जो बथुआ है ना, बथुआ एक्चुअली एक वीडी प्लांट्स है, वीडी प्लांट्स जो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पाया जाता है और एज अ क्रॉप इनको लोग पसंद करते हैं। ओके, सो एक वीडी प्लांट है, वीडी एनुअल प्लांट है ये, जो नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है और लोग इसको एज अ कल्चर करते हैं, एज अ क्रॉप। उसके बाद में मस्टर्ड, टोमेटो। देन बात करते हैं आयरन और कैल्शियम की। आयरन, कैल्शियम ये आपको मिलेगा स्पिनच में एंड बथुआ में। ओके, देन लास्ट कहते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन एनरीच द बीन्स। जैसे बीन्स में कौन कौन से बीन्स, हमें पता है कि एक्चुअली बीन्स के अंदर प्रोटीन रहता है, तो कौन कौन सा बीन्स है? ब्रॉड बीन्स है, लैब बीन्स है, देन फ्रेंच बीन्स है एंड गार्डन पीज है। ओके, सो ये जो है यहाँ पे बीन्स के एक बार नाम पढ़ूँ, ब्रॉड बीन्स है, लैब है, फ्रेंच है एंड गार्डन पीज है। तो ये हमें बात समझ में आ गई। सबसे लास्टली उन्होंने जो पैराग्राफ दिया है उसमें उन्होंने IARA के बारे में बताया है और उन्होंने ये बताया है कि ये जो रिसर्च वाले जो वेजिटेबल्स है, ये कौन से वेजिटेबल में कौन सा विटामिन्स पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है दैट इज़ 9.2.4 प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव द फूड क्वालिटी, वो फिनिश हो चुका है। इसमें आप एक्चुअली क्या फोकस करोगे समझिए। आप यहाँ फोकस करोगे हाइब्रिड मेज के बारे में, एटलास 66 गेहूँ के बारे में, उसके बाद में बायोफोर्टिफिकेशन की डेफिनेशन के बारे में। देन ये जो इनिशियली आंकड़े दिए हैं 840 मिलियंस, NCERT की लाइन ये आ सकती है एग्ज़ाम में, ठीक है। देन हिडन हंगर को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ फिनिश हो चुका है। हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन की। नेक्स्ट वही दिया उन्होंने 9.3 सिंगल सेल प्रोटीन करके। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंगल सेल प्रोटीन। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले जो सिंगल सेल प्रोटीन है वहाँ पे उन्होंने कहा है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। देखिए, आज जो हम या फिर कई बरसों से जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे जो अनाज का लेवल है, पल्सेस का है, वेजिटेबल्स का है, वो इतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग अवर पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उतना स्पीड इस अनाज में नहीं आ रहा। ओके, क्योंकि ट्रेडिशनल खेती भी कर रहे हैं इसलिए। दूसरी बात ये है जो NCERT कहती है कि अगर मान लीजिए कि अगर अनाज लोगों के लिए डिफिशिएंसी बन रहा है, अनाज नहीं प्रोवाइड हो रहा है उतना, अगर लोग फिर नॉनवेज खाना शुरू कर दें तो क्या इसके ऊपर सॉल्यूशन है? मतलब नॉनवेज खाना क्या सॉल्यूशन है? नहीं, वो भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं सॉल्यूशन? समझिए, अगर लोगों ने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया तो इधर अनाज और कम हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये कैसा कि लोगों ने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया तो अनाज और कैसे कम हो जाएगा? रीज़न है, समझिए। 1 kg मीट बनने के लिए 1 kg मीट बनने के लिए लगभग 3 to 10 kg अनाज चाहिए, ग्रेन्स चाहिए। ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 kg मीट देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ 3 to 10 kg ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस वॉट एवर द क्रॉप। इतना फिर कहाँ से लाएंगे हम? मुमकिन नहीं है ये। ओके, आपको मैं बताऊं, इस वर्ल्ड में जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, बहुत सारे लोग, लगभग 25% जो लोग हैं वो अभी भी माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं।
इनको अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा है, स्पेशली न्यूट्रिएंट फूड नहीं मिल पा रहा है, तो कई तरह की बीमारियां उनमें हो रही है। फिर उनके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप ऐसा कुछ कर दो कि जिनकी वजह से हमारा प्रोटीन लेवल बढ़ जाए। मतलब गरीब से गरीब जिसका इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है वो भी, मतलब वहाँ तक हम प्रोटीन को प्रोवाइड कर सकें। और इसके ऊपर एक ही सॉल्यूशन है, फिर वो है हमारा SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। तो स्टूडेंट बात करते हैं ये SCP होता क्या है। सिंगल सेल प्रोटीन मतलब ये माइक्रोब्स होते हैं, ये ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिनको ग्रो किया जाता है मीडिया के ऊपर, क्योंकि उनको ऑब्वियसली इनको ग्रो करने के लिए मीडिया की ज़रूरत है। ओके, जब ये माइक्रोब्स किसी मीडिया के ऊपर ग्रो होंगे, मान लीजिए माइक्रोब्स है जो किसी मीडिया के ऊपर, मीडिया कुछ भी हो सकता है, हम बात करेंगे कौन कौन सा मीडिया होगा। तो माइक्रोब जो आप ग्रो करोगे मीडिया के ऊपर, वो माइक्रोब्स मीडिया के ऊपर बहुत सारा ग्रो होगा और वहाँ पे वो जो माइक्रोब्स है अपने अंदर प्रोटीन बनाएगा, मतलब उसके अंदर प्रोटीन बनाएगा। समझिए, कोई माइक्रोब्स है वो बहुत सारा ग्रो हो चुका है और उस माइक्रोब्स ने उसके अंदर ही बहुत सारा प्रोटीन बना दिया और वही प्रोटीन हमें यूज़ करना है। तो क्या हुआ, ये माइक्रोब जो है मीडिया के ऊपर ग्रो हुआ और इस माइक्रोब्स ने, जैसे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म, और इसने खुद के अंदर बहुत सारा प्रोटीन बना दिया, क्योंकि जितना वो ग्रो होगा, जितना मल्टीप्लाई होगा, उतना वो प्रोटीन बनाएगा। और वो जो प्रोटीन है वही हमें प्रोटीन को, इसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल के हमें यूज़ करना पड़ेगा। और इसी प्रोटीन का नाम है सिंगल सेल प्रोटीन। मतलब सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या है, माइक्रोब ने जो प्रोटीन बनाया है उस प्रोटीन का हम यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हम जानते हैं कि सोयाबीन के अंदर प्रोटीन है। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक तो कंपनी क्या करती है, सोयाबीन से वो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करती है, बाहर निकालती है, वो प्रोटीन बेचती है। या फिर आपने देखा होगा प्रोटीन के स्पेशली बॉक्सेस आते हैं। हम जब मशरूम खाते हैं तो मशरूम के अंदर भी हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिल जाता है। तो ऐसे कोई हमें सोर्स ढूंढने पड़ेंगे जहाँ से हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सके, और हमारा वही एक ही सोर्स है, वो है सिंगल सेल प्रोटीन, क्योंकि इसका मात्रा बड़ा ज़्यादा होता है, अमाउंट ज़्यादा होता है और ख़र्चा ज़्यादा नहीं होता है इसका। गॉट इट। तो उसी का हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेंगे। तो हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल है स्पिरुलिना, IMP है, याद रखना इसे। स्पिरुलिना जो है एक साइनोबैक्टीरिया है, इट्स अ ब्लू ग्रीन अलगी, जो जिसको पर्टिकुलर कुछ तो भी चाहिए मीडिया ग्रो करने के लिए। अब ये कौन कौन से एरिया में ग्रो करेगा, जैसे कि वेस्ट वाटर है, जहाँ पे गंदा पानी है वहाँ पे ये ग्रो होगा। उसके बाद पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट है, ये NCERT के अंदर दिया उन्होंने। पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट है मतलब जहाँ पे चिप्स वगैरह बनते हैं, जहाँ पे स्टार्च निकाला जाता है ना, वहाँ स्टार्च वाला पानी, एक पोटैटो के अंदर क्या रहता है, स्टार्च रहता है, उस स्टार्च वाले पानी पे ये भी ग्रो होता है, बिकॉज जस्ट इट वांट द फूड। उसके बाद में मोलेसिस, जो गन्ने का बचा हुआ पोर्शन रहता है ना, वो वहाँ पर भी ये ग्रो होता है। उसके बाद में सीवेज, वेस्ट वाटर, और एनिमल मैन्यूअर्स, मतलब जो एनिमल का जो भी मैन्यूअर है, वेस्ट वगैरह है, वहाँ पर भी ये ग्रो होते हैं। अल्टीमेटली कहने की बात यह है, इनको ग्रो होने के लिए मीडिया चाहिए। अगर आपने गंदा पानी भी मीडिया दे दिया, वहाँ पर भी ग्रो हो जाएंगी ये। तो उससे दो काम होंगे, वहाँ पे ये ग्रो होगा, जितना ग्रो होगा वो खुद के अंदर प्रोटीन बनाता चला जाएगा। ओके, एक बार उसने वहाँ पर ग्रो हो लिया, उसने खुद के अंदर प्रोटीन बना लिए, फिर हम क्या करते हैं, उस स्पिरुलिना को वहाँ से निकालते हैं। स्पिरुलिना को वहाँ से हम निकालते हैं, और स्पिरुलिना को निकालने के बाद वहाँ से एक तो हम उसको सुखाएंगे, उस स्पिरुलिना को हम एक सुखाएंगे या फिर उसकी पाउडर बनाएंगे। ये बात समझ में आ गई? हाँ। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप गंदे पानी को उसको आप ग्रो कर रहे हैं तो उसका एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा है। जो पानी पोल्यूटेड है उसका पोल्यूशन समवॉट कम हो जाएगा। यस, दे हेल्प रिड्यूस द पोल्यूशन। बात समझ में आ गई? तो ये हुआ हमारा पहला एग्जांपल, दैट्स कॉल्ड एज स्पिरुलिना। दूसरी हम बात करते हैं स्टूडेंट बैक्टीरिया की, वो है बैक्टीरिया हमारा मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। इसको भी आप याद रखिए, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस एक ही बैक्टीरिया है ये। इस बैक्टीरिया की खासियत क्या है? ये बैक्टीरिया खासियत है, अगर आप ये बैक्टीरिया 250 ग्राम भी लेते हैं
ये बैक्टीरिया अगर आप 250 ग्राम लेते हैं, इसको ग्रो करते हैं अच्छे से, तो ये बैक्टीरिया आपको लगभग 25 टन प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। मतलब उसकी एबिलिटी है कि वो लगभग 25 टन प्रोटीन बना सकता है। अगर हमें इतने कम बजट में इतना प्रोटीन मिल रहा है, तो क्यों हम इतना पैसा खर्च करें किसी और सोर्सेस पे। बात समझ रहे हैं आप? हमें माइक्रोब्स ही तो प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरह हम किसी पौधों से बाय प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने कोई पेड़ है, रबर का पेड़ है, उससे हम रबर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे हम रेजिन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे हम गम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बराबर है। सेम चीज़ यहाँ ये माइक्रोब्स है, इनसे हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, और वही हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सभी माइक्रोब्स का माइक्रोब्स का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मतलब सभी माइक्रोब्स के बारे में बात नहीं कर रहा मैं कुछ ही माइक्रोब्स की बात कर रहा हूँ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, मतलब वो एडिबल है, और बाकी जो माइक्रोब्स है वो नॉन एडिबल है, जिनका अलग यूज़ होगा। गॉट इट? सो यहाँ पे मैंने 2 बातें कही, एक स्पिरुलिना करके जो ब्लू ग्रीन अलगी थी, ओके, और दूसरी बात जो है ये मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ये 25 टन प्रोटीन बनाता है अगर हम इनकी अमाउंट 250 ग्राम ले तो, किसकी? बैक्टीरिया की। तीसरी बात मैं आपसे कहूँगा मशरूम के बारे में। मशरूम क्यों? क्योंकि मशरूम फंगस है, ओके, और आप सभी जानते हैं मशरूम की खेती होती है, बड़ी पैमाने में उसकी खेती होती है, और उस मशरूम के अंदर प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी है। प्रोटीन के साथ उसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, लो कैलोरी है, लो फैट है, मतलब एक जो डाइट करता है डाइटिशियन के लिए, ओके, ये काफ़ी अच्छा है, शुगर फ्री है। सो यहाँ तक जो बात हो चुकी है, हमारी मशरूम की बात हो चुकी है। तो ये पूरा जो टॉपिक था वो सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में था, जिसमें आपको याद रखना है सिंगल सेल प्रोटीन का मीनिंग क्या है, आपको याद रखना है स्पिरुलिना के बारे में, आपको याद रखना है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस के बारे में, इस वैल्यू के बारे में, और मशरूम के बारे में। गॉट इट? तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, चाहे वो सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में हो, चाहे वो प्लांट ब्रीडिंग फॉर फूड क्वालिटी के बारे में हो, वो फिनिश हो चुका है। थैंक यू।